हेलो बच्चों, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सरफेस सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा जिसका मास है m। तो आपको पता है कि इस m के कारण जो है mg नीचे काम करेगा, इसका वेट, और mg को काउंटर बैलेंस करेगी रिएक्शन। अगर इस मास को पुल कर दिया जाए किसी भी डायरेक्शन में, किसी फोर्स P से अगर मैं इसको पुल कर दूं इधर, और ये सरफेस अगर रफ है, अगर ब्लॉक का सरफेस भी रफ है और जिस सरफेस पे ब्लॉक मूव करने वाला है, जिस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, वो वाला सरफेस भी अगर रफ है, तो इसका मतलब इसके बीच में एक फोर्स काम करेगा, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मतलब दो सरफेसेस को रिलेटिव मोशन में नहीं लाना चाहता। तो ध्यान से समझिए, जो लॉज ऑफ फ्रिक्शन है उसमें एक लॉ है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। फ्रिक्शन का एक लॉ क्या कहता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, ये है नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज म्यू, और इसी म्यू को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां से म्यू की वैल्यू क्या आएगी, म्यू की वैल्यू बनेगी आपकी F/R, मींस दो फोर्सेस की रेशियो है। अगर दो फोर्सेस की रेशियो है तो ये यूनिटलेस होगा, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस भी होगा, डायमेंशनलेस। इसकी ना तो कोई डायमेंशन होती है और ना ही इसकी यूनिट होगी। अब अगर हम बात करें इस म्यू की, तो म्यू की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में लाई करती है, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी म्यू की वैल्यू। और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम टाइप की बात करें तो दो टाइप होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो टाइप के होंगे, एक होता है स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट है स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम डिनोट करते हैं म्यू एस से, और म्यू एस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखिए म्यू इज इक्वल टू F/R है, तो म्यू एस क्या होगा, FH/R। FH/R बोलने का मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। और दूसरा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या इसका दूसरा नाम है डायनामिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम डायनामिक भी बोलते हैं, डायनामिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और इसको हम डिनोट करते हैं म्यू के से। म्यू के इज इक्वल टू क्या होगा, Fk/R। Fk/R मींस Fk इज द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड R इज द नॉर्मल रिएक्शन। और एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे कि म्यू के की वैल्यू हमेशा म्यू एस से छोटी होगी। म्यू के इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस, म्यू के इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस। और म्यू एस कब काम करता है, जब पार्टिकल रेस्ट पे होता है, जब बॉडी रेस्ट पे होती है, जिस टाइम पे बॉडी मूव नहीं कर रही होती उस टाइम पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, और उस टाइम का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज म्यू एस। जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है इट मींस उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और उस टाइम का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मींस एक चीज आपको यहाँ पे समझ आ गई कि अगर बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दी तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है थोड़ी सी, और उसके बाद एक कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर हम फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ बनाएं, इधर मान लो फ्रिक्शन फोर्स है और इधर मैं अप्लाइड फोर्स ले लूं, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। पहले जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, इसके बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी और इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, शार्प टर्न नहीं होता है, इसके बाद ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये वाली जो वैल्यू है, ये मैक्सिमम जो वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की है। इससे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, और जब आप आगे जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन हो जा रही है, मींस फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो जा रहा है। ये है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, मतलब यहाँ वाला जो पार्ट है वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का है। ये जो मैक्सिमम वाली वैल्यू है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की है, और इधर जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की ही मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। अब हम बात करते हैं कि ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज कि दोनों सरफेसेस किस तरह के हैं, दोनों सरफेसेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है।
दोनों सरफेसेस की कैरेक्टरिस्टिक बोलने का मतलब है कि सरफेसेस रफ हैं या स्मूथ हैं, सरफेसेस ड्राई हैं या वेट हैं, सरफेसेस पॉलिश्ड हैं या अनपॉलिश्ड हैं, इसको हम बोलते हैं सरफेसेस की कैरेक्टरिस्टिक। और दूसरी चीज कि दोनों सरफेसेस कौन से मटेरियल के बने हैं, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करेगा। अलग अलग मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू अलग अलग होती है। अगर मैं बात करूं कि बहुत ज्यादा फ्रिक्शन कहां पे काम करता है, मतलब कहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो जैसे व्हील्स की जो रबर टायर्स हैं, रबर टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इंजन का 20% पावर, इंजन की 20% जो एनर्जी है वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में कंज्यूम हो जाती है। और अगर हम बात करें फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम कहां पे होगा, तो दो आइस क्यूब ले लो, एक आइस क्यूब के ऊपर दूसरा आइस क्यूब अगर आप स्लाइड करते हो तो वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है। एक सरफेस जो है दूसरे सरफेस के ऊपर बहुत तेजी से स्लाइड करेगा, आपको लगेगा कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो वहां पे मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है। ये दो एग्जांपल्स हैं, जिसमें एक में मैंने बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा काम करता है और दूसरे में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है। थैंक यू।